तो स्टूडेंट, वेक्टर अलजेब्रा के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने वेक्टर डिफिनेशन, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, टाइप ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्सट्रैक्शन, पोजीशन वेक्टर, ईटीसी के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम वेक्टर अलजेब्रा के सेकेंड पार्ट में निम्न पॉइंट्स को पढ़ेंगे, जैसे सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल, टेस्ट ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, टेस्ट ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन 2D, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D, etc. ओके, तो आइए हम देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। फर्स्ट सेक्शन फार्मूला ऑफ मिड पॉइंट पढ़ना है, तो देखा जाए पहले। ओके, ये हम सेक्शन फार्मूला देखते हैं। इसमें 2 पॉइंट ले रहे हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ए का पोजीशन वेक्टर ए है, बी का पोजीशन वेक्टर बी है, ये ओरिजिन है। और हमको ए और बी को मिलाने वाली लाइन पर एक पॉइंट सी जो एम रेशियो एन में इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है, याद करना है। ओके, तो सी निकालना है। तो इस ट्रायंगल को लिया जाए, ट्रायंगल ओ ए सी में अगर हम ले एडिशन रूल से, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए सी, ओके, बराबर वेक्टर ओ सी। इसमें मल्टीप्लाई कर दें हम इनका जो रेशियो है, एम रेशियो एन है, तो एन का हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें, तो दिस इंप्लाइज एन वेक्टर ए अब प्लस एन वेक्टर ए सी इक्वल टू एन वेक्टर ओ सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली हम अब इस ट्रायंगल को लिए, फर्स्ट वाले ट्रायंगल में रहा, इस ट्रायंगल में अगर देखें ओ बी सी में, तो इसमें भी हम ले सकते हैं ओ बी प्लस बी सी बराबर ओ सी ले सकते हैं। तो ले लिया जाए एगेन इन ट्रायंगल ओ बी सी। इस ट्रायंगल में मैं ले रहा हूं, हाँ बोलिए, ओ बी प्लस ओ बी किसके बराबर है, ओ बी जो दिया है वही ले लिया जाए, पोजीशन वेक्टर बी का वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल टू ओ सी। ओके, ये इक्वेशन, इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें एम का मल्टीप्लाई कर दें, दोनों मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी संख्या का, तो हम एम का ही कर रहे हैं। तो दिस इंप्लाई, क्योंकि रेशियो आपका एम रेशियो एन है, तो हमको फार्मूला ड्राइव करना है, तो दिया भी है एम और एन भी फार्मूला में आना चाहिए, इसलिए हमको करना पड़ेगा। तो दिस इंप्लाइज एम गुणे बी प्लस एम गुणे बी सी इक्वल टू एम गुणे ओ सी। क्वेश्चन नंबर 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर दें, तो आ जाएगा एन वेक्टर ए प्लस एम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए सी प्लस एम वेक्टर बी सी, और इक्वल टू, यहाँ उसी कॉमन हो जाएगा इन दोनों में, तो आ जाएगा एन प्लस एम और वेक्टर ओ सी। ओके, ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब यहाँ हम देखें, आपको पता होगा, अगर मान लीजिए ये लाइन है और इस लाइन को, ये लाइन ए और बी है, और इसको कोई तीसरा पॉइंट यहाँ 4 हो और 2, अगर इसकी लंबाई 4 है और इसकी लंबाई 2 है, तो यह सी जो है इसको किस रेशियो में, 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो अगर इस रेशियो का इसमें गुणा कर दे और इसका इसमें गुणा कर दे, तो क्या दोनों बराबर हो सकता है? बराबर हो जाएगा। देख लो, अगर हम 1 का गुणा इसमें कर दे या 2 का गुणा ये कर दे, तो जो आएगा वैल्यू, वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे। तो उसी प्रकार यहाँ भी देखिए, अगर मान लो सी पॉइंट ए बी को एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है, तो अगर एम का गुणा मैं इस लेंथ में कर दूं, एन का गुणा इसमें कर दूं, तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ऑल्सो हियर एम का मैं गुणा कर रहा हूं किसमें बी सी में, तो यह बराबर होगा एन गुणे ए सी। ओके, एम गुणे बी सी इक्वल टू एन गुणे ए सी। अब तो ये मैग्नीट्यूड के हिसाब से तो बराबर है, लेकिन अगर दिशा भी इसमें हम ऐड करें, अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखें, तो मान लीजिए आपका यहाँ ए सी है, ए सी अगर यहाँ बराबर करना है, तो बी सी अगर लेते हैं, बी और सी, क्योंकि 2 वेक्टर बराबर तभी हो पाएंगे जब उनकी दिशा एक ही हो और उनके मैग्नीट्यूड को गुणा करके आपस में बराबर कर लेंगे। तो यहाँ 2 वेक्टर्स हैं, देखिए, एक बी सी
अगर BC एरो लगा दे और एक CA ले ले तो BC और CA को बराबर किया जा सकता है गुणा भाग करके। ओके, तो अगर इसको बराबर ही करना है, वेक्टर लगा दें अगर, तो M गुणे BC अगर लेंगे और यहाँ वेक्टर लगा रहे हैं तो यहाँ BC ऊपर की ओर है और AC किधर है, नीचे है। तो अगर बराबर करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा कि नहीं, तो माइनस n गुणे AC करना, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। अब इनको जोड़ दें तो हो जाएगा M इंटू BC प्लस n इंटू AC इक्वल टू व्हाट, 0 हुआ, ये 0 हो गया। तो ये इक्वेशन नंबर 4 है। तो इक्वेशन नंबर 4 जब यहाँ आया तो आप ले लें अब इक्वेशन 3 और 4 से, इक्वेशन 3 और 4 से ले लें बाई इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 और 4 देखें, यह चीज इसमें हम इनपुट करें तो ये आपका क्या रख देंगे यहाँ 0, तो आ जाएगा आपका M प्लस n OC बराबर n गुणे प्लस M गुणे B। ओके, दिस इंप्लाइज OC बराबर n इंटू A प्लस M इंटू B बटा M प्लस n। और इस तरह से यह फार्मूला आपका आ गया। एक कोऑर्डिनेट ऑफ A दिया था, कोऑर्डिनेट ऑफ B दिया था O के रिस्पेक्ट में, और इस AB को मिलाने वाला लाइन पर एक पॉइंट C हमने लिया और उसका कोऑर्डिनेट हमें निकालना है जो M रेशियो n में डिवाइड कर रहा था। कोऑर्डिनेट ऑफ C हो जाएगा एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ C हो जाएगा NA प्लस MB बटा M प्लस n, यानी पोजीशन वेक्टर, A का पोजीशन वेक्टर था, ये B का था, B का B है और A का A है और C का हमें निकालना है, यह M रेशियो n में डिवाइड कर, तो ये हो गया। ओके, अंडरस्टैंड। अब इसके बाद हम आते हैं मिड पॉइंट। ये तो समझ गए आप लोग। अब देखते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट में ये सिंपल सी बात है कि अगर C इस AC के ठीक कहाँ हो, AB के कहाँ हो, एकदम मिड में हो, एकदम मिड में अगर होगा, लिखेंगे फॉर मिड पॉइंट, फॉर मिड पॉइंट ऑफ C। अगर C कहाँ हो, बिल्कुल मिड में हो, तो M और N को हम क्या ले सकते हैं, बराबर ले सकते हैं। इन दिस केस आपका हो जाएगा OC, और OC बराबर होगा, यहाँ तब M रख देंगे यहाँ भी, तो यहाँ M कॉमन हो जाएगा, A प्लस B आएगा बटा में नीचे भी 2M होगा, M से M कैंसिल होगा। दिस इंप्लाइज OC इक्वल टू A प्लस B बाई 2। ये रहा मिड पॉइंट। ओके, ये हमारा मिड पॉइंट आ गया। ठीक है, अब मिड पॉइंट के बाद अब देखा जाए अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है आपका कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स देखें, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स कैसे हम देखेंगे। मान लीजिए यहां हमने लिया है, यहां आप देख लीजिए O के रिस्पेक्ट में पहले पॉइंट का पोजीशन क्या है, इसी से आप कोलिनियरिटी भी समझेंगे। O के रिस्पेक्ट में A का पोजीशन कितना है, वेक्टर A है और B का वेक्टर B है? और इसी AB पर एक तीसरा बिंदु C भी है, तो ये तीनों बिंदु क्या है, तो कोलिनियर है। और साथ ही साथ दिया है कि C जो है AB को M रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो अभी हमने यहाँ कोलिनियर सेक्शन फार्मूला से लिख ले कोलिनियरिटी ऑफ हाउ मेनी पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स। ये 3 पॉइंट्स A, B और C, इसी से देख लेते हैं। A, B और C क्या है, एक लाइन में है एक लाइन में। तो जब एक लाइन में है तो C का अभी वेक्टर निकाले हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ C बाई सेक्शन फार्मूला, बाई सेक्शन फार्मूला अभी देखे हैं आप। आपने क्या देखा, OC कितने के बराबर आया है, N गुणे A प्लस M इंटू B अपॉन M प्लस N। ओके, आया कि नहीं आया, ये कब आया है, जब when A, B and C are what, कोलिनियर
ये कोलिनियर हैं। जब ये तीनों पॉइंट्स हैं ये जिनके पोजीशन वेक्टर ए बी और इसका तो ओसी हमने निकाल लिया, ये तीनों के तीनों कोलिनियर पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर है, तो आपने ये फाइंड किया है, अभी हमने निकाला है। माना कि ओसी का पोजीशन वेक्टर अगर हम ले लें, इसको भी अगर हम किससे डिनोट कर दें, सी से, सपोज दैट सी से उसको भी डिनोट कर लेते हैं। हाँ। तो हम ओसी की जगह सी रख दें। हाँ। तो दिस इंप्लाइज सी इंटू व्हाट, एम प्लस एन बराबर एन ए प्लस एम बी। ओके, दिस इंप्लाइज एन वेक्टर ए प्लस एम वेक्टर बी प्लस यहां हम ले लें यहां माइनस एम अब माइनस एन होगा। अब वेक्टर सी बराबर किसके आ गया, जीरो के आया। ये जीरो आ रहा है, बट ये जीरो आया है वेयर, एक चीज और, जीरो जब आया है तो एक चीज और दिख रहा है। क्या दिख रहा है, वेयर आप जरा इसके कोफिशिएंट को लें, ए का कोफिशिएंट कितना है, एन है, बी का कोफिशिएंट कितना है, एम है, इनको जरा जोड़े। वेयर द सम ऑफ व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ ए बी एंड सी, ये पॉइंट्स है, पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स है। इस सम ऑफ कोफिशिएंट लिया जाए, क्या क्या है यहाँ, एन है प्लस सम लिया जाए, हाँ, और यहाँ क्या है प्लस माइनस एम माइनस एन, तीनों का कोफिशिएंट लिए जोड़ दीजिए, किसके बराबर आया, ये इक्वल टू जीरो आया। इससे आपको क्या रिजल्ट मिला, हेंस आपने क्या देखा, हेंस वी गेट द कंक्लूजन हमको निष्कर्ष क्या मिला कि इफ थ्री वेक्टर्स, थ्री पॉइंट्स ए बी सी अगर क्या हो, एक लाइन में हो, तो एक लाइन में होने पर हमको तीन ऐसे स्केलर मिल जाएंगे। यहाँ कंक्लूजन मिला कि इफ ए कोई भी तीन वेक्टर्स अगर लिया जाए, ए बी सी आर व्हाट, कोलिनियर then there exist scalars x1 x2 okay x3 such that x1 into a plus x2 into b plus x3 into c equal to 0 where x1 plus x2 plus x3 is also equal to 0। ये आपके थ्री पॉइंट्स के क्या होने का कंडीशन है, एक लीनियर में, एक लाइन में होने का कंडीशन है। ओके, अब सेक्शन फार्मूला का में एक्सटर्नल सेक्शन की बात हम करें, यहाँ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पोजीशन वेक्टर ऑफ बी को मिलाने वाली लाइन को पॉइंट सी एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहा है एम रेशियो एन में। तो हमें इस एक्सटर्नल पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है, चाहे पोजीशन वेक्टर ज्ञात करना है, ओसी ज्ञात कर रहा है। यदि ओसी आपका सी है तो कैसे निकालेंगे, तो लिया जाए इन ट्रायंगल ओ ए सी, इसमें अगर लेके वही एडिशन फार्मूला, तो वेक्टर ए प्लस ए सी इक्वल टू ओ सी। तो वेक्टर ए प्लस ए सी इक्वल टू वेक्टर सी ले लिए, सी ही हमें निकालना है, ये उसी का पोजीशन वेक्टर हमने सी मान लिया है, ये हमको फाइंड करना है, जो एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहा है यही निकालना है। तो हमने इसको सी ले रखा है, ये सी ले लिया। ओके, और इसमें हम एन का गुणा कर दें, क्योंकि रेशियो एन में एक्सटर्नल इंटरसेक्शन कर रहा है पॉइंट सी, किसको, ए बी को मिलाने वाली लाइन को। तो ये सी है, तो इसमें हम एन का गुणा करें, तो दिस इंप्लाई एन वेक्टर ए प्लस एन वेक्टर ए सी इक्वल टू एन वेक्टर सी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर इन ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल लिया जाए जिसमें सी आवे,
और वो है ओ बी सी। ट्रायंगल ओ बी सी में हम ले रहे हैं तो वेक्टर बी प्लस व्हाट, वेक्टर बी सी इक्वल टू वेक्टर सी, और इसमें हम एम का गुणा करेंगे, वही रेशियो का एक वैल्यू है एम, तो उसका गुणा कर लें तो दिस इंप्लाइज एम इंटू बी प्लस एम इंटू बी सी इक्वल टू एम इंटू सी। सी का हमें वैल्यू निकालना है, देखा जाए, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब एक चीज यहाँ देखना है कि क्या समीकरण एक इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को जोड़ने से हमें मिलेगा कि घटाने से मिलेगा। एक चीज यहाँ देखिए, यहाँ आया है एन ए सी और यहाँ है एम बी सी। ए सी आया है ए सी और ये है आपका बी सी। दोनों का रेशियो एम रेशियो एन है, ए सी रेशियो बी सी इक्वल टू एम रेशियो एन है। तो अगर एम का गुणा मैं बी सी में कर दूं, एन का गुणा अगर मैं कर दूं ए सी में, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। कंफर्म है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा, ये तो कंफर्म है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ एम ए सी आया है, एम का गुणा यहाँ बी सी में कहाँ है, एम इंटू बी सी आया है, तो एम इंटू बी सी करेंगे तो ये भी नीचे का ही डायरेक्शन है, और एन इंटू ए सी आया वो भी इधर ही डायरेक्शन है। तो क्या कभी ऐसे एक सेम डायरेक्शन वाला अगर वेक्टर है तो उनको जोड़कर कभी जीरो किया जा सकता है? नहीं, इक्वल तो हो जा रहा है, मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा। हियर एम में अगर गुणा कर दूं मैं किसका, बीसी का, और एन में गुणा कर दूं मैं किसका, एसी का, क्योंकि रेशियो है वो, तो ये दोनों आपस में बराबर तो हो जाएंगे। और दिशा भी दोनों का क्या है, यहां लिखेंगे या इसे देख सकते हैं आप, बट एम इंटू वाट बी सी इक्वल टू एन इंटू ए सी। दिस इंप्लाइड एम इंटू बी सी को हम बराबर भी ले सकते हैं एन इंटू ए सी, क्योंकि दोनों का सेम डायरेक्शन है। तो इनको हम फिर आपस में सबमिट कर लें तो एम इंटू बी सी माइनस एन इंटू ए सी इक्वल टू वाट, 0 आया। तो ये इसका मतलब ये होगा कि ये जो आया है टर्म और यहाँ ये टर्म, ये कब कटेंगे, जब इसमें से क्या हो जाए, माइनस हो जाए। इसका मतलब कि तब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। अब इसलिए बाय सबस्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्स्टिट्यूट कर दें तो देखा जाए तो क्या आएगा बोलिए, तो एन ए ओके माइनस एम वेक्टर बी और प्लस आ जाएगा यहाँ एन ए सी माइनस एम बी सी आ जाएगा ये, और यह बराबर होगा एन माइनस एम और यहाँ आ गया सी। अब ये क्या हो जाएगा, ये 0 रख सकते हैं, यहाँ आया है, प्रूव आपने किया है, तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट वेक्टर सी इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ सी जो एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहा है ए और बी को मिलाने वाला लाइन को, वो भी लीनियर है। तो क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू वाट, एन इंटू ए और माइनस एम इंटू बी अपॉन एन माइनस एम। ये आपका एक्सटर्नल इंटरसेक्टर के लिए शर्त है। इसमें एक चीज देखिए, एन का मान किसके साथ आया है, एन जो रेशियो में जो एन आया है वो उस वेक्टर के साथ आया जिसको बनाने में भाग नहीं लिया है। देखिए एन जो है दूर वाले वेक्टर के साथ आया है और एम आया है उसके साथ जो भाग नहीं लिया है। देखिए एम अगर है रेशियो, एम अगर आया है तो वह ए से सी तक का डिस्टेंस को लेकर के रेशियो बना है कि नहीं है। तो एम आया है उसमें जिसमें भाग न लेने वाला कौन है, बी है, एम बी के साथ आया है। ओके, तो ये आपको याद रखना, कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप ये सोच समझ करके एन और एम का प्रयोग, रेशियो का प्रयोग करेंगे, चाहे वो एक्सटर्नल सेक्शन की बात करें चाहे इंटरनल सेक्शन की बात करें। क्लियर है। अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2D। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2D। एक चीज हम बता दें, रिजोल्यूशन है क्या चीज। अच्छा, रिजोल्यूशन से पहले आप पीछे वाले में पढ़े हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर में आपने निकाला क्या है, 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर आपने लिया। ओके, 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर लेकर के सबको जोड़ करके एक इफेक्टिव वेक्टर ज्ञात किया है कि नहीं। तो इफ वी गेट एन इफेक्टिव वेक्टर बाय एडिंग 2 or more वेक्टर्स, अगर 2 or more वेक्टर्स का इफेक्ट अगर एक सिंगल वेक्टर के बराबर है तो क्या एक सिंगल वेक्टर को हम कई वेक्टर में रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं।
इस प्रकार से रिजॉल्व कर सकते हैं जिनका इफेक्ट गिवन वेक्टर के क्या हो, बराबर हो। क्लियर है? तो जब एक सिंगल वेक्टर को हम इस प्रकार से कई वेक्टरों में क्या कर दें, तोड़ दें, कई ऐसे कंपोनेंट में हम रिजॉल्व कर दें जिनका वेक्टर सम मूल वेक्टर के इफेक्ट के क्या हो, बराबर हो, ओरिजिनल वेक्टर के बराबर हो, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेक्टर रिजोल्यूशन। तो आइए हम वेक्टर रिजोल्यूशन करें। वेक्टर रिजोल्यूशन इन 2D हम करेंगे। 2D वेक्टर रिजोल्यूशन इन व्हाट, 2D, 2 डायमेंशन में वेक्टर डिसोसिएशन करेंगे। और 2 डायमेंशन में हम करने का मतलब इस प्रकार से किसी वेक्टर को हम 2 डायरेक्शन में तोड़े कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, रिजॉल्व पॉइंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, रिजॉल्व पॉइंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द रिजोल्यूशन इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन। कैसा रिजोल्यूशन उसको बोलेंगे, रेक्टेंगुलर। माना कि कैसे करेंगे, देखिए प्रोसेस क्या है रिजोल्यूशन का। तो मान लीजिए हमारे पास ये वेक्टर है, ओके, यहां लेते हैं, सपोज दैट दिस इज वेक्टर, गिवन वेक्टर, ये वेक्टर सपोज कर लीजिए आपका आर है। इसका रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन करना है, इसका क्या करना है, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन करना है। कैसे रिजॉल्व करेंगे, रिजोल्यूशन मीन्स होता है वियोजन, इसको रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार वियोजित भाग निकालना है। कैसे रिजॉल्व करेंगे देखिए। तो इसके लिए क्या रहेगा, निश्चित रूप से एक दिशा दिया रहेगा कि आर का इतने एंगल पर आपको रिजॉल्व करना है। मान लीजिए अगर एंगल थीटा दिया है, थीटा एंगल पर रिजॉल्व करना है, तो यहां आर से एक एंगल, जो एंगल दिया है उस एंगल पर एक लाइन खींच लेंगे, ओके। और ये थीटा एंगल पर है, तो जो लाइन आपने खींच रखा है, आर तो ये गिवन है, ये आर गिवन है, थीटा भी गिवन है और आर ये गिवन, ये बोथ आर गिवन। और आर का हमें थीटा डायरेक्शन में और फिर और चूंकि आर का रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन करना है, इसलिए इसका दोनों हम लेंगे। थीटा पहले ले लिया, थीटा के डायरेक्शन में अगर आर का ले लिए, तो फिर जो लाइन हमने खींचा है उस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन लेंगे। कैसा लाइन लेंगे, परपेंडिकुलर एक लाइन आपको खींचना होगा। ये परपेंडिकुलर लाइन हमने खींच दिया है? अब आप करेंगे यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे, ओके, और यहां ड्रा कर लेंगे। तो ये जो पहले आपने आर से थीटा डिग्री पर एक हमने लाइन खींच लिया, और जो खींचे हुए लाइन है उस पर परपेंडिकुलर एक लाइन और खींच लिया। तो इधर आर का जो इफेक्ट आएगा, आर का जो इधर इफेक्ट आएगा उसको हम हॉरिजॉन्टल या थीटा के डायरेक्शन पर, थीटा डायरेक्शन में रिजॉल्व पार्ट बोलेंगे, और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व पार्ट ये होगा। तो इधर वाला अगर रिजॉल्व पार्ट को मान लें R1 मान लेते हैं, वेक्टर R1 मान लें अगर इसको, या जनरली हम इसको एक्स एक्सिस के रूप में लिए रहते हैं, और इसको किस अक्ष के रूप में, और बड़ा इजीली समझ में आता है, तो क्यों ना हम भी एक्स एक्स मान लें इसे, और इसे क्या मान लें, वाई एक्स। और आर का इधर माने जहां भी लेना है आर को, तो उसे थीटा डिग्री पर एक एक्स अक्ष ले लेते हैं और उसके परपेंडिकुलर एक वाई एक्सिस ले लेते हैं। तो इधर जो रिजॉल्व पार्ट अगर आर एक्स है, तो आर एक्स बराबर हो जाएगा कितना, आर कास थीटा, क्योंकि कास थीटा बराबर होगा बेस अपान हाइपोटेनस। तो आर एक्स, वेक्टर आर एक्स बराबर आर कास थीटा, ये इधर का रिजॉल्व पार्ट होगा। और इधर वाला रिजल्ट पार्ट को अगर हम आर वाई लें, तो आर वाई बराबर आर साइन थीटा हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे आया है, तो देखिए काश थीटा बराबर आया बेस हमने यहां से यहां तक के डिस्टेंस को आर एक्स माने हैं, माना कि ये आर एक्स है, तो आर एक्स बटा आर होगा। साइन थीटा ले लें, साइन थीटा, तो साइन थीटा के लिए ये आर वाई आएगा, ये इसी के बराबर होगा, तो आर वाई अपान आर लिए हैं और उसके बेस पर ये लिखा हमने, है ना। ये आर एक्स या एक्स एक्स की डायरेक्शन में चूंकि यूनिट वेक्टर क्या लिया जाता है,
आई कैप, तो यहाँ हम आई कैप भी लगा लेंगे क्योंकि हमने यहाँ वेक्टर शो किया है। और यहाँ भी हम क्या लगा लेंगे, वाई एक्सिस की दिशा में ले रहे हैं तो क्या ले लें, जे कैप ले लें। तो दीज आर द रिजॉल्व पॉइंट एलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड एलॉन्ग वाई एक्सिस। और चूंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रिजॉल्व पॉइंट आया है आर के, इसलिए सच टाइप ऑफ रिजोल्यूशन इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन। ओके, और यहाँ ये भी क्लियर है, आप वेक्टर एडिशन के थ्योरी से देखें, दिस वेक्टर और प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर। इसका मतलब कि जो रिजॉल्व पॉइंट आया है आर एक्स और एक है आर वाई, अगर आर वाई इधर है तो समझिए ये भी आर वाई के ही बराबर होगा। तो यह और प्लस यह आर एक्स और प्लस आर वाई बराबर वेक्टर आर। तो हियर ऑल्सो क्या आएगा, वेक्टर आर इक्वल टू व्हाट, आर एक्स प्लस आर वाई, या इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर आर इक्वल टू आर ए आर कास थीटा आई कैप है प्लस आर साइन थीटा जे कैप। क्लियर है? तो ये आपका रिजॉल्व पार्ट हो गया। आर एक्स जो हो गया एक्स एक्स के डायरेक्शन में, आई आर वाई हो गया वाई एक्स के डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रिजॉल्व पार्ट है। और इन दोनों का इफेक्ट किसके बराबर है, आर के बराबर। तो ये रिजोल्यूशन इन 2D हुआ। यहाँ पर एक चीज और दिखाई दे रहा है कि आर एक्स का अगर स्क्वायर कर ले, इसके मैग्नीट्यूड के और इसके मैग्नीट्यूड स्क्वायर करें तो आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो आल्सो हियर वेक्टर आर का मॉड माने वैल्यू ऑफ ये अगर वो है तो यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है जो आर का मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर ले सकते हैं हम, आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। क्लियर है? और एक चीज और है, ये जो एंगल थीटा आया है इसको भी हम रिजॉल्व पॉइंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड tan थीटा इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये कितना होगा, मॉड ऑफ आर वाई, मतलब आर वाई अपॉन व्हाट, आर एक्स। तो ये आप वेक्टर आर का रेक्टेंगुलर डिसोसिएशन समझे 2D में। किसमें? अब हम वेक्टर रिजोल्यूशन इन 3D देखेंगे। ओके, तो ये मिटा दें, ये समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम, एनी डिफिकल्टी? तो आ जाइए देखते हैं। अब इसको हम 3 कर लेंगे, वेक्टर रिजोल्यूशन इन 3D देखा जाए तो 3D वेक्टर का 3D रिजोल्यूशन के लिए हम करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा जरा। इसके लिए हम 3D खींचेंगे, मतलब एक्स एक्सिस रहेगा और वाई एक्सिस रहेगा और जेड एक्सिस रहेगा। ये जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस है। ओके, अब ये मत समझिएगा कि ये प्लेन में ही है, ये प्लेन में नहीं है। ओके, अगर देखा जाए तो केवल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान लीजिए नीचे के प्लेन में है और जेड एक्सिस उसके परपेंडिकुलर है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ है। इसके चूंकि 3 एक्सिस है इसलिए यहाँ पर अगर ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हम लेंगे तो 0 0 0 आएगा, ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट। और इस यानी यहाँ स्पेस में हमें वेक्टर लेना है, एक वेक्टर लाइज इन स्पेस, और स्पेस में सिचुएटेड वेक्टर का हमें इस प्रकार से 3 कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो और जिनका इफेक्ट गिवन वेक्टर के क्या हो, इक्वल हो। तो such type of resolution, such type perpendicular vectors which is obtained by given vector is called components of the given vector and the resolution is called 3D resolution। ओके, कैसे करेंगे देखिए। पहले तो हम स्पेस में एक वेक्टर ले लें, तो मान लीजिए कॉर्नर है, ये कॉर्नर इस तरह से जैसे रूम है, रूम का ये कोना है, कोने से एक वेक्टर स्पेस में ऐसे है, ये ले लिया, ये आपका वेक्टर है गिवन। ये मत समझिए कि यह आपके ये ब्लैक बोर्ड के प्लेन में है, ऐसे एक वेक्टर लिए हैं आप। ओके, ये वेक्टर मान लीजिए ओरिजिन से हमने ये ले रखा है और इस वेक्टर का मान है व्हाट, आर, ये वेक्टर आर है। और ये सपोज कर लिए पी है, यानी ओपी
ओपी इसकी लंबाई है और वेक्टर आर जिसको हम मॉड आर भी कह सकते हैं, ओपी बराबर मॉड आर, इसको रिजॉल्व करना है। तो कैसे रिजॉल्व करेंगे, किस प्रकार से रेजोल्यूशन हम ज्ञात करेंगे 3D में, आइए देखते हैं। तो हम करेंगे क्या कि P से पहले परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये मत समझिए ये परपेंडिकुलर इस पर आएगा, ऐसा नहीं है। P से पहले हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया वेयर, एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई, तो एक्स वाई प्लेन में हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा किया। जब परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे एक्स वाई प्लेन में तो कहीं ना कहीं जा करके काटेगा एक्स वाई प्लेन को, और जहां पर काटेगा दैट पॉइंट इज कॉल्ड क्यू। ओके, ये क्यू पर काट दीजिए, जैसे यहां से ले लिया और ये वेक्टर आर है। अब आर से यहां देखिए परपेंडिकुलर ड्रा जब करेंगे तो क्या वो एक्स एक्सिस को चाहे वाई एक्सिस को कहीं काटेगा, नहीं काटेगा। तो उसी तरह से दर्शाए, यहां काट नहीं रहा इसको, यहाँ पर जाकर के फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहीं बनेगा, और ये जहां पर ये काटा है फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसको हमने क्या बोला है, क्यू बोला है। ओके, अब क्यू जब ये आ गया नीचे तो क्यू से अब एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, और कहा वाई एक्सिस पर। तो लीजिए क्यू से परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, एक्स एक्सिस पर पहले मैं कर रहा हूं, देखिए एक्स एक्सिस पर ड्रा किया और कहां ड्रा कर दिया, वाई एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर जो ही ड्रा करेंगे तो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को काटेगा, तो दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड एम। और जहां एक्स एक्सिस को काट वाई एक्सिस को काटेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एन बोलेंगे। और यही नहीं, ओ से अगर क्यू को मिला दें और मिलाने के बाद पी से ओ क्यू के पैरेलल एक लाइन खींच देंगे, ठीक है, तो ये अभी यहां जाकर कहीं क्या करेगा, तो एम एन यहां ये पॉइंट है और यहां क्या होगा, एक मान ले टी है ना। तो इस दशा में जो ओ एम है वह वेक्टर आर का किधर कंपोनेंट हुआ, एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट हो गया। जो ओ एन आया है, ओ एन यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं, पहले हमने पी से परपेंडिकुलर ड्रा किया एक्स वाई प्लेन में, जो पॉइंट क्यू आया है उस क्यू से एक्सेस पर, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं। फिर ओ से क्यू को क्या कर लिया, हमने मिला लिया, और ठीक इसके पैरेलल पी से एक लाइन खींचा हमने जो जेड एक्सिस को टी पर कट रहा है। देन अगर ऐसा कर दिया हमने तो हियर ओ एन एंड व्हाट ओ टी आर components of वेक्टर आर इन ओएम, वेक्टर के रूप में लिख ले, ओके, आर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर इन 3D मतलब वही एलांग एक्स एक्सिस ये है, एलांग वाई एक्सिस ये है और एलांग जेड एक्सिस ये है। अब आप कहेंगे कि कैसे कंपोनेंट, इसको रिप्रेजेंट करके दिखा दीजिए कैसे ये कंपोनेंट है, देखा जाए। क्यों हम कहेंगे कि यह जो आर का ही रिजॉल्व पार्ट है, कौन कौन रिजॉल्व पार्ट है भाई, ओ एम ओ एन और ओ टी कैसे रिजॉल्व पार्ट है 3D में। और ये तीनों 3D जो हमने दिखाया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड, तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसको कहते हैं 3 डायमेंशनल रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं इसको। तो कैसे ये रिजॉल्व पार्ट है, एक चीज बता दें हम कि जब यहां से हमने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा किया है तो ये 90 डिग्री है, ओके, और फिर यहां से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर चाहे यहां से वाई एक्सिस पर किए हैं तो हियर आल्सो इट इज 90 डिग्री एंड इट इज आल्सो 90 डिग्री, और यहां से भी हम परपेंडिकुलर ड्रा किए तो ये भी 90 ही है। क्लियर है। तो अब हमको ये बताना है कि क्या ओएम, अगर यह आर के कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन, ओएम ओएन और ओटी अगर कंपोनेंट्स हैं तो क्या इन तीनों का सम आर के बराबर है, क्या हम आर बराबर ओ एम प्लस ओ एन प्लस ओ टी लिख सकते हैं, ये हमको बताना है। तो देखें, तो देखा जाए ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क यहाँ है कि और क्या आर ओ एम ओ एन एंड ओ टी आर कंपोनेंट्स आर ऑफ कैपिटल आर इन 3D along x एक्सिस along y एक्सिस along z एक्सिस, है ना। क्या ये तीनों एक्सिस पर कंपोनेंट्स हैं, ये तीनों अलग अलग, क्या इन तीनों का इफेक्ट वेक्टर आर के बराबर हो सकता है, ये देखना है।
देखा जाए तो देखिए, आप पहले ले लें इस ट्रायंगल को। हियर ट्रायंगल इन ट्रायंगल कौन, OMQ। इस OMQ में अगर लें हम तो क्या लेंगे, वेक्टर OM, वेक्टर एडिशन से, एडिशन अप टू वेक्टर से, वेक्टर OM प्लस वेक्टर व्हाट MQ बराबर हो जाए कितना, OQ ले सकते हैं। ओके ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। अब दिस इंप्लाइज OM प्लस MQ, चूंकि MQ ठीक इसके पैरेलल है तो हम क्या लिख सकते हैं, ये तो OM है, इसको ON को हम क्या लिख सकते हैं, MQ को किसके बराबर ले सकते हैं, बोलिए ON के, तो यहाँ ON लिख लेंगे और यह बराबर हो गया OQ। अब लेंगे एगेन, अब कौन ट्रायंगल लेंगे, ये जो उठा हुआ ट्रायंगल है, वर्टिकल ट्रायंगल होगा ये, कौन कौन, OQP। एगेन इन ट्रायंगल बोलिए OQP, हाँ बोलिए OQ प्लस QP, वही वेक्टर एडिशन। अब तो क्या लेंगे, OQ और प्लस QP इक्वल टू व्हाट, हाँ वेक्टर R चाहे वेक्टर OP, उसको हम वेक्टर R कह सकते हैं, जो R गिवन है, ये गिवन वेक्टर है। तो दिस इंप्लाइज वेक्टर R आपका कितना आया, वेक्टर R बराबर हो गया OQ, आप अभी अभी निकाले हैं, कितना है, OM है प्लस ON है कि नहीं है, और प्लस, और अभी ये QP किसके बराबर होगा, QP देखिए एकदम उठा हुआ, एकदम OT के बराबर होगा, क्योंकि यहां से परपेंडिकुलर ही ड्रा किया गया है, तो कितना OT आ गया। तो इस तरह से प्रूव हुआ कि OM, ON एंड OT आर द रिजॉल्व पार्ट ऑफ वेक्टर R in 3D along x axis, along y axis and along z axis। ओके, अगर मैं OM को मान लूं कि O से M तक की दूरी कितने के बराबर है, RX है, O से N तक की दूरी को अगर मैं क्या मान लूं, RY मान लूं, O से T तक की दूरी को अगर क्या मान लिया जाए, RZ, और सबको पता है कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या लिया जाता है, आई कैप, इधर क्या लेते हैं, जे कैप, इधर क्या लेते हैं, के कैप लेते हैं। तो तब हम वेक्टर आर को क्या लिख सकते हैं भाई, क्या लिखेंगे, तो OM बराबर होगा, ये RX उसका OM की लंबाई है, माने RX है, ये मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन आई कैप हम लेते हैं, प्लस ये क्या हुआ, RY मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन हो गया जे कैप, प्लस RZ, और ये क्या हुआ, के कैप। ओके, तो ये गिवन वेक्टर R का 3D में यानी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में क्या है, कंपोनेंट्स है। तो अगर कोई पूछे कि वेक्टर R का अलोंग एक्स एक्सिस कंपोनेंट्स कितना है, कंपोनेंट, तो बोलेंगे आप RX I कैप है। अलोंग वाई एक्सिस कितना है, RY J कैप। अलोंग जेड एक्सिस कितना है, RZ K कैप। अगर कोई पूछे कि तब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वेक्टर R का मैग्नीट्यूड यानी मापांक यानी वैल्यू ऑफ OP कितना होगा, तो ये आप इन तीनों कंपोनेंट्स का क्या कर लेंगे, स्क्वायर करके जोड़ देंगे, क्योंकि देख लीजिए OQ का स्क्वायर बराबर होगा RX का स्क्वायर धन RY का स्क्वायर। आप फिर इस ट्रायंगल में लेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर हो जाएगा, उसमें OQ स्क्वायर को रख देंगे। तो हम डायरेक्ट लिख दें, क्या लिख दें, RX का स्क्वायर प्लस RY का स्क्वायर प्लस RZ का स्क्वायर, ये रहा, है ना, ये आपका वेक्टर रिजोल्यूशन इन 3D है। तो ये तो आप मैग्नीट्यूड की बात यहाँ किए, यहाँ पर डायरेक्शन की भी बात होती है कि डायरेक्शन यहाँ कैसे निकालेंगे। 2D में तो डायरेक्शन में थीटा ले लिया है कि थीटा इतना एंगल है और ले लिया, लेकिन यहाँ पर कैसे निकालेंगे, 3D में डायरेक्शन कैसे हम करेंगे। तो याद रखिएगा जो R दिया है, क्या R, उस R का एक्स एक्सिस से जो एंगल होगा क्या होगा, एंगल
और फिर किससे लेंगे, क्योंकि यहां सिंगल एक एंगल से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि तीनों अक्षों से अलग अलग आपको एंगल देखने को मिल सकता है। तो गिवन वेक्टर का तीनों एक्सिस से जो एंगल बनेंगे उसके कोसाइन को जो ले लेंगे तो वह उस आर के डायरेक्शंस होंगे। क्या होंगे? डायरेक्शंस होंगे, और उसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। क्या बोलते हैं? तो यहां आर के डायरेक्शन की जब चर्चा हम करेंगे तो इट मींस वी हैव टू डिस्कस अबाउट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए गिवन वेक्टर। दिए गए वेक्टर का हमें डायरेक्शन कोसाइन की चर्चा करनी पड़ेगी। तो ये व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए गिवन वेक्टर? द orientation of the given vector with x-axis, the cosine of the cosines of the orientation of the given vector with axis, x-axis, y-axis and z-axis are called direction cosines। माने वो हमें निकालना पड़ेगा, तब हम दिशा की चर्चा कर पाएंगे। तो let the orientation of r along x-axis is alpha, orientation of r with y-axis is beta, orientation of r with z-axis is gamma, then direction cosine, direction cosines of vector r are given एज क्या लेंगे? हमने एंगल ले लिया, एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा, जेड एक्सिस से क्या लिया है? तो क्या आएगा? कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा आएगा। और ये आप दिखा सकते हैं, जैसे 2D की बात हम किए थे, तो 2D में जब ये आर लिए थे तो ये एंगल ये थीटा आया था, तो कास थीटा कितने के बराबर था? तो ये अगर दूरी आर एक्स है तो आप आर एक्स बटा में आर लिए थे। उसी तरह से 3D में भी है, वेयर व्हाट कास अल्फा बराबर हो जाएगा। तो बताइए, हाँ आर एक्स है तो यहाँ ले लेंगे आर एक्स अपान आर, कास बीटा कितना होगा? आर वाई अपान आर हो जाएगा। कास गामा कितना होगा? आर जेड अपान आर, जहां पर आर एक्स द कंपोनेंट along x axis है, आर वाई द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट along y axis, और ये along z axis है। तो ये हम ये निकाल सकते हैं। और एक और विचित्र स्थिति यहाँ देखने को मिलेगा, अगर ये आपने डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लिए हैं तो जरा देख लीजिए जोड़ करके, कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा, मतलब डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम देखा जाए तो आप देखेंगे नीचे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर, ऊपर भी ये आर स्क्वायर हुआ, नीचे भी आर स्क्वायर हुआ, तो ये कितने के बराबर हुआ? 1। इसका मतलब सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस विल बी ऑलवेज इक्वल टू 0, 1 होना चाहिए। ओके, तो ये आपका डायरेक्शन कोसाइंस की चर्चा हुई। आइए स्टूडेंट, अब तक पढ़े हुए टॉपिकों पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं। ए का पोजीशन वेक्टर ए है, बी का पोजीशन वेक्टर बी है और सी का पोजीशन वेक्टर सी है। तो इसके सेंट्रोइड का पोजीशन वेक्टर हमें फाइंड करना है। तो वेरी सिंपल, कैसे निकालेंगे? तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी, सो द पोजीशन वेक्टर ऑफ डी विल बी इजीली फाइंड। हाउ? OD, पोजीशन वेक्टर ऑफ OD, पोजीशन वेक्टर ऑफ D मींस OD हमारा निकल जाएगा। हाँ, अभी निकाले सेक्शन फार्मूले के मिड पॉइंट वाले से देखे हैं, तो उसके बेस पर हो जाएगा यहाँ B प्लस, देखिए B का पोजीशन वेक्टर दिया है B और C का C है, तो B प्लस C/2। ओके, अब आप जानते हैं कि जो ट्रायंगल का सेंट्रोइड होता है वो मीडियंस को 2:1 में क्या करता है? डिवाइड करता है। 2:1 में डिवाइड करता है। तो यहाँ सेंट्रोइड, चूंकि इसी का हमें फाइंड करना है पोजीशन वेक्टर, यानी कुल मिलाकर के हमें OG फाइंड करना है। तो OG जी पॉइंट AD को जो मीडियन है उसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो सेक्शन फार्मूला लगा देंगे के लिए। सो व्हाट? So OG equal to position vector of G means position vector of centroid G equal to
2 इंटू 2 का गुणा हम डी वाले से लेंगे और 1 का लेंगे जो उसे अवे है यानी ए के पोजीशन वेक्टर के साथ ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी व्हाट बी प्लस सी बाई 2 प्लस 1 इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ ए अपॉन 2 प्लस 1, दिस इज 2 से 2 कैंसिल, दिस इंप्लाई बराबर हो गया ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, ये हो गया वेरी सिंपल। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया है कि फाइंड डायरेक्शन कोसाइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स। दो वेक्टर दिए हुए, एक वेक्टर दिया है ए इक्वल टू दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप। दूसरा वेक्टर दिया है आपका जिसको सपोज कर ले कि ये b है, तो b इक्वल टू दिया है i माइनस j प्लस k। अब इस वेक्टर का आपको निकालना है रिजल्टेंट का, इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को साइन फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट, सपोज द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर्स इज वेक्टर आर, तो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ओके, दैट इज रिजल्टेंट सम ऑफ द टू वेक्टर्स, ओके, अंडरस्टैंड। तो ए कितना है, ये है और बी है, दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि यह एक्स कंपोनेंट है, वाई के ये कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर है, जो कि अभी हमने 3D में वेक्टर डिसोसिएशन वेक्टर रिजोल्यूशन बताए हैं उस, तो ये तीनों ये एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, बी का भी है एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड। तो जब कभी भी ए और बी को जोड़ेंगे तो एक्स वाला एक्स में जुड़ता है, वाई वाला वाई में, जेड वाला जेड में, तो जोड़ देंगे, डायरेक्ट जोड़िए। तो 3 और 1 4i कैप प्लस 3j कैप जुड़ रहे हैं ये, और प्लस 2k कैप, ओके, ये आया। सो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मार्क लगा देंगे, ये इजीली हो जाएगा। 4 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर, अंडर रूट कितना 16 और 3 3 आई 9, 16 9 25 और 4 29, 29 अंडर रूट में, ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब बोल रहा है कि फाइंड डायरेक्शन को साइन आल्सो, तो हमने डायरेक्शन को साइन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर कास अल्फा है डायरेक्शन को साइन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, अगर बीटा है तो कास बीटा हो जाएगा, अगर गामा है वेक्टर का ओरिएंटेशन विथ जेड एक्सिस तो कास गामा ले लेंगे। और मैंने फार्मूला बताया है कि वो आर एक्स अपान आर एक्स इज व्हाट 4, तो 4 अपान अंडर रूट 29, और यहाँ हो जाएगा 3 अपान अंडर रूट 29, और यहाँ हो जाएगा 2 अपान अंडर रूट 29, ओके। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है, और ये क्या है ध्यान देंगे आप, ये लिखा है कि फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ i माइनस j प्लस k। एक वेक्टर गिवन है, सपोज द गिवन वेक्टर इज ए, तीसरा क्वेश्चन हम बता रहे हैं, और वो वेक्टर दिया है i माइनस j प्लस k। कह रहा है कि इस वेक्टर के डायरेक्शन में, इस वेक्टर के डायरेक्शन में ही 8 यूनिट का एक नया वेक्टर ज्ञात कीजिए जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो, जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो। तो वेरी सिंपल, मैग्नीट्यूड 8 है और डायरेक्शन लेकिन ए का ही लेना है, तो बोलिए क्या करना होगा, बोलिए क्या करना होगा, ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना होगा, ओके। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द वेक्टर इक्वल टू, माने जो हमें फाइंड, जिस वेक्टर जिस सदिश को फाइंड करना है तो उसका मैग्नीट्यूड 8 आया, यूनिट वेक्टर के लिए हम इसका यूनिट वेक्टर ले लेंगे, तो क्या होगा, तो i माइनस जे प्लस के, ये पूरा वेक्टर है और बटा में इसके मैग्नीट्यूड का भाग देते, मैग्नीट्यूड इसका 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 और आने, ओके। तो आगे 8 बटा रूट 3 i माइनस जे प्लस की, ये तीसरा है। एक और छोटा सा क्वेश्चन है, समझ रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, और वो क्वेश्चन है आर द वेक्टर्स, दो वेक्टर्स दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 मैं ले रहा हूं। देयर आर 2 वेक्टर्स गिवन, फर्स्ट वेक्टर इज i माइनस जे प्लस 2k, और एक और वेक्टर है माइनस 4i कैप प्लस 4j कैप माइनस 8k कैप। पूछ रहा है कि क्या ये वेक्टर कोलिनियर हैं, क्या ये वेक्टर्स कोलिनियर हैं। तो आपको पता है कि अगर दो वेक्टर्स क्या हों, कोलिनियर हों, पैरेलल हों, चाहे एक ही दिशा में हो चाहे अपोजिट अगर हों, तो उन वेक्टर्स को मैं एक दूसरे के बराबर
कर सकते हैं किसी कांस्टेंट का गुणा करके। तो देखा जाए क्या इस वेक्टर से, इस वेक्टर के साथ ये आ सकता है। माना कि इसको ले -4i कैप प्लस 4j कैप, 4j कैप और -8 k कैप, ये गिवन वेक्टर है और ये भी गिवन ही है, और दिखाना है कि क्या एक कोलिनियर है। तो हम क्या करें इसमें, देखिए तो कुछ कॉमन हो रहा है, -4 इज कॉमन, और -4 जब कॉमन हुआ तो यहाँ i कैप आया, -j कैप आ रहा है, यहाँ प्लस 2k कैप। तो क्या आपने देखा, यहाँ हम देख रहे हैं कि दिस वेक्टर विल बी टेकन एज द इक्वल टू दिस इफ दिस इज मल्टीप्लाइड बाय -4। तो इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, a बराबर k इंटू बी। ओके, जब a बराबर k इंटू बी का ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है तो इट मीन्स हियर a एंड b आर कोलिनियर, सो दीज वेक्टर्स आर आल्सो कोलिनियर। तो इस तरह से कोलिनियर की पहचान कर लेंगे। हाँ, यस लिख देंगे, हाँ ये कोलिनियर है। एक क्वेश्चन और छोटा सा हम ले रहे हैं, और वो क्वेश्चन है, ध्यान देंगे आप, दिया है कि इफ ए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का पोजीशन वेक्टर दिया है 3i कैप -j कैप प्लस k कैप, और एक और वेक्टर है इसका पोजीशन वेक्टर है जो b है, पॉइंट है, ये वेक्टर है, ये पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर ये दिया है। एक पॉइंट b है और उसका पोजीशन वेक्टर दिया है i -3j कैप और -k कैप, ये गिवन है। तो बोल रहा है कि फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी। तो इसके ए बी का डायरेक्शन कोसाइन लेने को बोला है। तो हम देख लें, ये मान लीजिए वो है, ये सपोज ए है और ये बी है, ये बी है। आपको ए बी निकालना है, तो आपको पता है ए बी इक्वल टू व्हाट इज ए बी बराबर पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माने वो है, और ये ले लें यहाँ से, तो घटा दीजिए इसमें से ये, यानी ओबी में से, यानी एक इसमें से घटाएंगे तो -2i कैप होगा। ओके है, और फिर -3 जे में से ये घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो -2j कैप हो जाएगा। फिर माइनस के यहाँ -2k कैप हुआ। ये आपका वेक्टर ए बी आया। तो इससे हम पहले निकाल ले मॉड निकालना पड़ेगा। मॉड ऑफ ए बी बराबर अंडर रूट -2 का स्क्वायर 8, 4, इसका भी स्क्वायर 4, इसका 4 4 8 4 12 हो जाएगा। सो डायरेक्शन को साइन ऑफ ए बी निकालने के लिए कहा है। तो चलिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इसका डायरेक्शन को साइन निकाला जाए, यानी cos अल्फा निकाल दें, इजीली, वेरी इजी। तो कितना होगा -2 अपॉन अंडर रूट 12। यहाँ पर हम 4 बाहर ले सकते हैं, 4 का 2 निकलेगा बाहर, 2 से 2 तो -1 अपॉन, हाँ उसी तरह से cos बीटा निकालेंगे तो यहाँ भी देख लीजिए -2 ही है, तो शायद यही आ जाएगा तब। तो -1 अपॉन √3 और cos गामा इज आल्सो इक्वल टू -1 अपॉन √3। ओके अंडरस्टैंड। तो दीज आर सम क्वेश्चंस, और भी बहुत क्वेश्चन हम कराएंगे जब थर्ड पार्ट ऑफ वेक्टर अलजेब्रा आप लोगों को बता लेंगे। तो एक क्वेश्चंस के लिए अलग पीरियड रखेंगे और उसमें पूरा क्वेश्चंस, थोड़ा सा टारगेट क्लासेस के भी क्वेश्चंस रहेंगे, ये बताया जाएगा। ओके ठीक है, धन्यवाद।